हेलो क्लास, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन चैप्टर के बारे में और इसकी सारे डिटेल डिस्कशन यहाँ पे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे फ्रिक्शन बेसिकली है क्या। तो जब किन्हीं दो बॉडीज के बीच में जो कि उसके कांटेक्ट में है, ठीक है, और उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है या वो रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी रखते हैं, तो उस मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा होता है, ठीक है, जो कि इस रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, मान लीजिए एक सरफेस है, ठीक है, क्या है, एक सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट इसमें रखा हुआ है, ठीक है, और ये सरफेस आपका क्या है, रफ है, क्या है, रफ है। तो इस बॉडी का इस सरफेस के साथ एक कांटेक्ट बन रहा है, हमने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया हुआ है, क्या किया हुआ है, एक फोर्स अप्लाई किया हुआ है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस फोर्स के अप्लाई होने से क्या है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा जो कि इसके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, और इसी फोर्स को हम जो है फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब अगर जरूरी नहीं है कि अप्लाई हम करें फोर्स, इस केस में तो ये बॉडी मूव ही कर जाए, ठीक है। हो सकता है कि उस बॉडी में टेंडेंसी पाई जाए मोशन की, तो उस मोशन की टेंडेंसी को भी अपोज करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, एक फोर्स काम करेगा, और उसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। ओके, अब उसके बाद हम लोग ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। जो ये फ्रिक्शन जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, उसका ओरिजिन क्या है, क्या है, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन। तो जब ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन की बात आएगी तो इसमें जो इसका मॉडर्न व्यू है, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन का जो मॉडर्न व्यू है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि कैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। तो मान लीजिए कि एक रफ सरफेस है, उस पे हमने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको हमने इस पे रखा। तो यहाँ पे एक कांटेक्ट बन रहा है सरफेस के साथ, बन रहा है। तो अब हम इस जो कांटेक्ट जहां पे बन रहा है, अगर उसका हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, क्या देखें, माइक्रोस्कोपिक अगर व्यू देखें, माइक्रोस्कोपिक व्यू, तो अब आप देखेंगे कि ये सरफेस, ठीक है, कुछ क्या होगा, ऐसे जो है, ठीक है, होगा। ये आपका सरफेस है, ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो चूंकि सरफेस आपका रफ है, तो आप इस सरफेस ऑफ कांटेक्ट को जो है जब माइक्रोस्कोपिक व्यू में जाके देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ये स्मूथ ना होके क्या ऊपर पड़े। तो इसमें इस तरीके का क्या होगा कि जैसे यहाँ पे गड्ढा है, ये उभरा है, तो ये चीज इसके साथ कांटेक्ट में है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसके साथ क्या है, कांटेक्ट में है। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है कि ये इसके साथ कांटेक्ट बना है। तो चूंकि इस ऑब्जेक्ट का अपना वेट है, तो उसकी वजह से, ठीक है, ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है, और इस प्रेशर की वजह से ये जो कांटेक्ट है, क्या, ये जो कांटेक्ट आपका बन रहा है, तो वहां पे मैं किसी एक को आपको लेके दिखा दे रहा हूं कि ये जो आपका बन रहा है, तो यहाँ पे इस सरफेस का जो है मॉलिक्यूल होगा, और यहाँ पे, ठीक है, उस बॉडी का जो जैसे कि वो मिलके बना उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो थोड़ा और इसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाली बॉडी का, और यहाँ पे क्या है, ये नीचे वाली बॉडी का एटम या मॉलिक्यूल्स है। तो चूंकि प्रेशर की वजह से,
ठीक है। ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों एटम या मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। क्या है? काफी क्लोज हैं। तो उनकी वजह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम करेगा। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इस फोर्स की वजह से, क्या इस फोर्स की वजह से इनके बीच में एक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, होगी। तो जब हम ये एक मॉलिक्यूल्स को हमने लेके देखा हुआ है, ऐसे जितने भी होंगे वो क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे के काफी क्लोज होंगे और उनके बीच में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का एक फोर्स जो है एक्सर्ट कर रहे होंगे और उसकी वजह से ये दोनों एक साथ क्या होंगे, बंधे हुए होंगे। तो जब हम फोर्स को अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, फोर्स को जब हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को आगे ले जाने की टेंडेंसी रखेगा। लेकिन आप जब यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा मैं इसको दूर दूर कर ले रहा हूं, ये बॉडी का है, ये सरफेस का है, इनके बीच में क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। अब ये फोर्स की वजह से आगे जाना चाहिए, लेकिन इनके बीच में जो है क्या हो रहा है, फोर्स काम कर रहा है। तो ये वाला मॉलिक्यूल इसको आगे नहीं जाने देगा, बल्कि क्या करेगा, इसको, ठीक है, पीछे की तरफ क्या करेगा, खींचेगा। और इसकी वजह से, ठीक है, तो मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा, फोर्स अप्लाई होने की वजह से उस बॉडी का जो मोशन है वो आगे की तरफ होगा। लेकिन जो कांटेक्ट में मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि सरफेस के साथ एक फोर्स के साथ क्या हुआ है, अटैच है, तो वो सरफेस का जो मॉलिक्यूल या एटम है वो उसको आगे ना जाने देके उसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और इस वजह से, ठीक है, पीछे की तरफ एक फोर्स काम करेगा। सबका अगर हम नेट मिला लें तो सारा नेट मिला के एक फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो पीछे की तरफ काम करेगा और जो कि इस रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इससे एक कंक्लूडिंग पार्ट हम ये निकालेंगे कि जब भी कोई भी बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में है तो दोनों ही बॉडी के बीच जहां कांटेक्ट बन रहा है उनके मॉलिक्यूल्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर वाले फोर्स के साथ क्या होंगे, अटैच होंगे। और वो जो है जब मोशन की वो टेंडेंसी रखेगा या मूव करेगा तो वो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको आगे नहीं जाने देंगे और उसको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। और इस वजह से आपका जो है फ्रिक्शनल फोर्स की ओरिजिन होती है। याद रखिएगा, फ्रिक्शनल फोर्स का जो नेचर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ओके, अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की और उसके बाद बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। किसकी बात करेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की और काइनेटिक फ्रिक्शन की। तो पहला हम देख लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, इसी में आपका जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आएगा। तो मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सरफेस पर प्लेस्ड है, ठीक है, और हमने इसमें एक फोर्स F लगाना शुरू किया। शुरू में जब हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, मान लीजिए हमारा F की वैल्यू 0 है, क्या है, 0 है, तो इसमें कोई भी रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी नहीं होगी। क्लियर है? तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी क्या होगा, 0 होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। फ्रिक्शन पिक्चर में तब भी आता है जब ऑब्जेक्ट में रिलेटिव मोशन होता है या उसकी टेंडेंसी उसमें पाई जाती है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि फोर्स की वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फोर्स की वैल्यू को आप इंक्रीज कर रहे हैं। जो अप्लाइड फोर्स है, तो जैसे ही आप फोर्स की वैल्यू को 0 से ज्यादा किए, वैसे ही इस ऑब्जेक्ट में इसके रेस्पेक्ट में एक रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी डेवलप होगी और वो आगे क्या करना चाहेगा, मूव करना चाहेगा। लेकिन जैसे ही वो आगे मूव करने की टेंडेंसी डेवलप होगी, वैसे ही पिक्चर में आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, और आपने जितना फोर्स अप्लाई किया हुआ है उसी के बराबर का फोर्स स्टार्टिंग में
वो देगा और उसकी वजह से ठीक है वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगी। तो यहाँ पे जो ये फ्रिक्शन काम कर रहा है, जब आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को जो कि उसको मूव नहीं करने दे रहा है, ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये बात क्लियर है? अब उसके बाद आपने क्या करा, उस फोर्स की वैल्यू को जरा और बढ़ाया, लेकिन जरा और आपने बढ़ाया इसलिए कि ये मूव करना शुरू कर दे, तो ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही आप इतना अमाउंट फोर्स का बढ़ाओगे उतना ही ये जो फ्रिक्शनल फोर्स अभी लग रहा है वो भी उसी के बराबर क्या होगा, पहुंच जाएगा और ये अभी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने नहीं देगा। फिर आपने अप्लाइड फोर्स को और बढ़ाया और ये जो है फिर थोड़ा सा खुद को अपने को एडजस्ट करेगा और इसके बराबर लेके आएगा, अभी भी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो यहाँ से एक चीज निकल के आ जाती है कि आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो उसका जो नेचर होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है। मतलब कहने का ये है कि जब आप अप्लाइड फोर्स को आप इंक्रीज करोगे तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने आप को एडजस्ट करके उस लेवल तक पहुंचा देगा और ऑब्जेक्ट को मूव करने नहीं देगा। इसी नेचर को सेल्फ एडजस्टिंग नेचर कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाएं और ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है वो भी बढ़ाता जाएगा और बॉडी कभी मूव नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक टाइम आएगा कि जब आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते 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 जाएंगे, एडजस्टिंग फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ते बढ़ते उतना होएगा, लेकिन एक जंक्शन आएगा, एक जंक्शन आपको मिलेगा, एक पॉइंट आएगा कि जहां पे अप्लाइड फोर्स जब आप उतना रखेंगे तो ये जो सेल्फ एडजस्टिंग है या स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। वहां तक बॉडी आपकी मूव नहीं करेगी। तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे जहां तक की बॉडी मूव नहीं कर रही है और अप्लाइड फोर्स को आपने जरा सा उससे इंक्रीज किया, अप्लाइड फोर्स को जरा सा भी उससे बढ़ाया, तो वो जो सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो खत्म हो जाएगा और अब वो उसको मूव करने से रोक नहीं पाएगा। अब बॉडी मूव कर जाएगी और वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी अब चेंज हो जाएगा और वो बदल के अब काइनेटिक फ्रिक्शन में चला जाएगा। हम उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा डिस्कशन है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? तो अब इसमें आपने देखा कि जब हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो वैसे ही इसका सेल्फ एडजस्टिंग नेचर की वजह से ये भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। क्या मिल रहा है आपको? क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल रहा है। उस क्रिटिकल पॉइंट पे ठीक है बॉडी मूव नहीं कर रही होगी और अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो बराबर होंगे। उस क्रिटिकल पॉइंट पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करता है उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू होती है कि उसके बाद अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रह जाएगा, बल्कि अब वो जो है ठीक है अपना एडजस्टिंग नेचर खो देगा, बॉडी मूव करनी शुरू कर जाएगी और अब जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे ये था स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। तो अब आपको ठीक है यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ, फ्रिक्शनल फोर्स का हम ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है। ठीक, तो शुरुआत में जब फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स 0 तो फ्रिक्शनल फोर्स 0, फिर आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा। तो शुरुआत में आपको फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स में क्या होगा, एक लीनियर ग्राफ मिलेगा और इसी के बीच में फ्रिक्शन जो स्टैटिक होगा और उसका नेचर क्या होगा, सेल्फ एडजस्टिंग होगा। और उसके बाद यहाँ के बाद ये अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्या कर चुका है, अचीव कर चुका है। अब ये मैक्सिमम वैल्यू जो ये अचीव करता है तो यहाँ पे भी अभी बॉडी मूव नहीं कर रही है और अप्लाइड फोर्स आपका
फ्रिक्शन, लेकिन अब अप्लाइड फोर्स इससे जरा सा भी बढ़ा तो ये तुरंत ही जो है फ्रिक्शनल फोर्स अपना एडजस्टिंग नेचर खो देगा, ठीक है। और अब बॉडी जो है एक कांस्टेंट फ्रिक्शन अप्लाई होना बॉडी पे शुरू होगा, जिसकी वैल्यू अब नहीं बढ़ेगी भले ही आपका जो है अप्लाइड फोर्स बढ़ रहा है। तो ये यहां से जो पॉइंट है, आगे जो फ्रिक्शन काम कर रहा होता है उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। और यहां तक जो है आपका जो रीजन मिलता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का रीजन होता है। यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा और ये जो पीक पॉइंट है वहां पे जो है जो फ्रिक्शन काम कर रहा होता है उसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, क्योंकि ये वो बाउंड्री होती है, वो क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां के बाद आपका जो है स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म होके कन्वर्ट होके काइनेटिक फ्रिक्शन में चला जाता है। और उस पॉइंट से पहले बॉडी क्या होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन उस पे काम कर रहा होता है और बॉडी को नहीं कर रही होती है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या है? कम है। क्यों होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस आगे करेंगे। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन पे, ठीक है। तो काइनेटिक जो फ्रिक्शन है सिंपल से उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ है। तो जब आपका बॉडी मोशन में हो जाता है, क्या होता है? जब बॉडी मूव करनी शुरू कर जाती है तो उस सिचुएशन में, ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होता है मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम लोग जो है काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होता है? कम होता है। ओके, ठीक है। अब हम लोग कुछ लॉज पढ़ेंगे, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसमें जब हम लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे तो पहला जो लॉ है वो ये है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, वो उसकी अपनी एक वैल्यू होगी। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसी केस के लिए जो वैल्यू होगी वो जो सरफेस है और जो बॉडी है उसका जो कांटेक्ट है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। फिर से सुनिए कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है उसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू जो ऑब्जेक्ट है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट या सरफेस है, जो कांटेक्ट में सरफेस है, उसका जो नेचर है उस पर डिपेंड करेगी, ठीक है। अगर सरफेस का नेचर डिफरेंट है, मतलब मान लीजिए कि एक सरफेस है उस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट किसी और मटेरियल का है, उसी सरफेस पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट किसी और मटेरियल का रखा हुआ है, तो इन दोनों ही केस में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, वो अलग अलग होगा। या दूसरी चीज ये है, इसे में एक टर्म और कि भाई नेचर का मतलब ये हुआ कि जो ये मटेरियल है वो डिफरेंट है, तो उस केस में आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग होगा। दूसरी चीज ये है कि भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही है और सरफेस भी एक है, लेकिन ये सरफेस और ये सरफेस की जो पॉलिशिंग है वो डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट ए को एक ऐसे सरफेस पे रखा गया है जो ज्यादा रफ है। क्या है? ज्यादा रफ है। और उसी ऑब्जेक्ट ए को इस दूसरे सरफेस पे जो वही है, बस ये उतना रफ नहीं है, थोड़ा सा स्मूथ है, ठीक है। तो इन दोनों ही कंडीशन में जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। ये बात क्लियर है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो पहला लॉ है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो जो नेचर ऑफ द सरफेस जो कांटेक्ट में है उस पे और उसकी पॉलिशिंग पे डिपेंड करता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, क्या है? लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है वो जो सरफेस है उस पे टेंजेंशियल काम करता है। मान लीजिए कि ये अप्लाइड फोर्स है, ये जो सरफेस है उसका टेंजेंशियल ये होगा, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन सरफेस के टेंजेंशियल काम करता है। ये आपका लॉ नंबर 2 है। क्या है? लॉ नंबर 2। तीसरा आपका लॉ है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है
लिमिटिंग जो फ्रिक्शन है वो जो सरफेस का एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, जो सरफेस का एरिया ऑफ कांटेक्ट है उससे इंडिपेंडेंट है। कंडीशन ये होनी चाहिए, कंडीशन ये है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, ना चेंज हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे एक सरफेस ले लीजिए, दूसरा ये ले लीजिए। मैंने क्या करा, इस डस्टर को इस सरफेस पे ऐसे रखा, ठीक है, क्या रखा, ऐसे रखा, और इस पे फोर्स F अप्लाई किया, तो इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, पीछे की तरफ इस डस्टर पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सरफेस का जो एरिया ऑफ कांटेक्ट देखेंगे तो ये आपको एरिया ऑफ कांटेक्ट ये मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट ये है। दूसरी चीज, अगर हम डस्टर को ऐसे रखते हैं इस सरफेस पे और इस पे फोर्स F अप्लाई करते हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के दर, तो यहाँ पे आपका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है इतना ही मिल रहा है। लेकिन इन दोनों ही के केस में आप देखेंगे कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या है, सेम है। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो सरफेस के एरिया ऑफ कांटेक्ट से जो है इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उसकी वैल्यू इस पे नहीं डिपेंड करती है कि ज्यादा एरिया कांटेक्ट में है या कम एरिया कांटेक्ट में। लेकिन शर्त एक के साथ जुड़ी है कि दोनों ही के केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर नॉर्मल रिएक्शन वेरी कर गया तो ठीक है, एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है भले पुराना क्राइटेरिया है लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जो है आखिरी पॉइंट को देखते हैं, और वो ये है कि जो आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, क्या है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है या, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ही ज्यादा आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो यहां से हम जो है, ठीक है, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है Fs µs n, और इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन, ओके। तो यहां से हमें एक चीज मिल जाएगी कि अगर हमें किसी भी सरफेस ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो वहां उस ऑब्जेक्ट पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये आप निकाल लेंगे तो आपको उस सरफेस का जो है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर म्यूएस की वैल्यू आपकी 0 है, क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये होता है कि सरफेस एकदम आइडियली क्या है, स्मूथ है, क्या है, स्मूथ है, ठीक है। क्लियर है ये, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहां से भी देखें कि म्यूएस की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, ये टर्म 0 करना पड़ेगा तभी आपको 0 मिलेगा, और इसका मतलब कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है, और ये तभी सिचुएशन होगी जब सरफेस 100% स्मूथ होगा। अब म्यूएस की वैल्यू जो है आगे है, मान लीजिए कि जैसे 0.1 0.2, तो अगर स्टैटिक कोएफिशिएंट ज्यादा है, मतलब यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.2 है, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो किसी सरफेस के लिए इसकी वैल्यू जितना ज्यादा होती है इसका मतलब वो सरफेस उतना ही क्या है, रफ है,